दवाई दादा आपने बहुत अच्छा बताया है, मैं तो आज ही शुरू करूंगा उस दवाई को। बाकी लोग करें ना करें, हैंड रेज नहीं हो रहा है, थोड़ा ऑड लगेगा बट करेंगे उसका भी कुछ इलाज। मैं बीच बीच में स्क्रीन पर देख ही लिया करूंगा, कुछ आप लोगों का मैसेज आएगा तो। शुभम राय जी बोल रहे हैं बैक बटन दबाओ, हो जाएगा बैक कीबोर्ड। अब क्लास ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज की क्लास में जितने भी लोग अभी जुड़े हैं क्लास में, सबको गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अर्थात नया मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको पहले तो सिलेबस को ही समझना है कि पुराना और नया सिलेबस हमारा क्या था, क्या छुपा हुआ सिलेबस है, क्या अस्पष्ट सिलेबस है। तो हम लोगों को तीनों पे काम करना पड़ेगा। जो स्पष्ट दिया है उस पर भी काम करेंगे, जो अस्पष्ट दिया है उस पर भी काम करेंगे, और जो हिडन है, छुपा हुआ है, उस पर भी काम करेंगे। तो पहले तो क्लास की कोडिंग करो। क्लास की कोडिंग है एमपीपीएससी मेंस इस बैच के लिए पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकाई 1 ही अभी चल रहा है, भौतिक विज्ञान। आज के लेक्चर का कोडिंग महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 009। कल लेक्चर नंबर 008C कंप्लीट हो गया था और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है मॉड्यूल 2 पढ़ना, और मॉड्यूल 2 का नाम क्या है? गति, वेग, त्वरण। अब जितना आसान ये दिख रहा है गति, वेग, त्वरण, ऐसा लगता है कि एक ही दिन हम लोगों की क्लास 2 घंटे की होती है, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में क्लास खत्म हो जाएगी। है ही इसमें क्या? लेकिन ये गलत भ्रम है, और ये ऐसा ही करके अगर क्लास में जब हम पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए, तो अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं, या अपने आप को असहाय पाते हैं कि अरे यार हम जो पढ़ के गए उसमें से तो आया नहीं, क्योंकि आपने सही से सिलेबस को समझा ही नहीं। सिलेबस समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होने लगे तो यूपीएससी के सिलेबस में जाके देखो, यूपीएससी के प्रीलिम्स के कई सिलेबस में केवल बोल दिया है, केवल 1-2 शब्द ही कई जगहों पे लिख दिया है, और उतने ही शब्द को व्याख्या करने में, समझने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए सिलेबस को पकड़ना जरूरी है। और क्या, तो ये तो हम आगे करेंगे, अभी आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल, जो आज मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं उस मॉड्यूल के सिलेबस को भली भांति समझेंगे, सिलेबस को समझ लेंगे, जिससे कि आप भी मुझसे बोल सको सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। आपको भी उतना आ जाए जितना मुझे आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस सिलेबस के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है, ये लेक्चर 9 ही तो था। 1 मिनट, ये लाइट जाने से सब काम बिगड़ जाता है। लाइट नहीं गई होती तो अब तक अपना लेक्चर काफ़ी आगे चला गया होता। लाइट जाने से सारा कहानी फिर डबल से करना पड़ जाता है। आज मुझे इस पे डेट भी डालना पड़ेगा, फिर 1 जुलाई, क्योंकि फ़ोटो भी तो भेजना रहता है ना आप लोगों को। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने सिलेबस आज लगा के रखा हुआ है। यह है एमपीपीएससी 2019 तक जो सिलेबस होता था, कुल मिलाकर जिसको मैं बोलता हूँ ओल्ड सिलेबस। अभी के लिए ओल्ड सिलेबस। इसमें पेपर 3 के खंड अ में विज्ञान एवं तकनीक होता था, उसने बड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसलिए मैंने इसको व्याख्या करके लिखा था अपने हाथों से। आपको एप्लीकेशन पर तो 100% एक लाइन स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। अब नए पाठ्यक्रम की बात करें तो अब पुराने पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान 1.3 करके देता था, और नए पाठ्यक्रम के इकाई 1 में आ गया है। तो क्या आता था? गुरुत्वाकर्षण, गति, बल एवं गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व। ये सिलेबस हुआ करता था मेंस के भौतिक विज्ञान का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पेपर 3 के खंड अ में। बट अब तीसरा पेपर में कोई खंड है ही नहीं, 10 इकाइयां हैं। विज्ञान एवं तकनीक नाम बोलता है, और इकाई 1 जो आप लोगों को समझाया था कि पहले ही इकाई में भौतिक विज्ञान चला गया है।
तो इकाइयां, माप और दैनिक जीवन के उदाहरण को हमने इस लेवल पर पढ़ा है कि हर एक जहां जहां जरूरत पड़ेगा, चाहे भूगोल हो चाहे कोई भी हो, हर जगह आपको काम कर जाए। चंद्रशेखर सीमा हमने पढ़ा, वो चंद्रशेखर सीमा डायरेक्ट आपको जरूरत कहां पड़ेगा, तो भूगोल में इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी आपको, विज्ञान तकनीक में उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़नी है हमारी पढ़ाई के हिसाब से। लेकिन फिर भी हमने एक एक बातों पे चर्चा किया, समय लगाया, सबसे ज़्यादा समय आप देखेंगे यहीं लगा है हमारा इकाइयां, माप और दैनिक जीवन के उदाहरण में, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण था ये कि इस पर अगर समय कम लगाएंगे तो बाकी में बहुत समय लगाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इस पर समय लगा लिए हैं। अब देखिएगा कहानी बहुत आसान होगी। पुराने सिलेबस में क्या, अब देखो इसमें मैंने अपने हिसाब से सिलेबस लिखवाया था, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने बोला था कि पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर नंबर 2 पे ये पढ़ाऊंगा, 1 2 इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और ऐसा एक बार फिर मैं रिवाइज आपको करा दूं जिससे याद रहे। मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी जब ये सिलेबस लिखा भौतिक विज्ञान का, तो वो हल्के हल्के सुरूर में था, और हल्के हल्के सुरूर में था। उसी सुरूर को हम ज्यों का त्यों पढ़ने लगे तो हम पूरे पागल कहे जाएंगे। भाई उसने तो हल्के सुरूर में ये काम किया और हम सीधे यही काम कर रहे हैं, तो हम बहुत भारी सुरूर में हैं, फिर हम पगला गए हैं। मैं बोलता हूं कि ये जो पहला कार्य बल एवं ऊर्जा है, ये कार्य बल और ऊर्जा एक तरीके से क्या है, फॉर्मल जूता है। याद करिए, आप लोगों को बताया था ये बात, फिर रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मल जूता। ये क्या है, फॉर्मल जूता जो खरीदते हैं आप लोग, नोक वाला, वो जूता आता है जो नोक वाला बड़ा बड़ा सा जूता, इसको मैं बोलता हूं कि ये फॉर्मल जूता है। और दूसरा वाला जो पॉइंट, ये इकाइयां, माप और ये है, इसको मैं बोलता हूं कि ये नैरो जींस है। नैरो जींस, जो जींस आजकल पहन रहे हैं फैशन में लोग, नैरो जींस। अब आपको पहले गिफ्ट में मिल गया है फॉर्मल जूता और बाद में मिला नैरो जींस। आप अगर मनुष्यता पर नहीं जा रहे हैं, पशुता पर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मल जूता पहन लेंगे पैर में और फिर नैरो जींस निकाल के चढ़ाएंगे उस पर। तो आप सोचिए कितना वो कठिन काम होगा, चढ़ पाएगा क्या? संभवतः वो जूता भी खराब हो जाएगा, वो नैरो जींस भी फट जाएगा, और आप तो जो फटोगे वो अलग ही फटोगे। तो ये बड़ा ही खतरनाक बात हो जाएगा। आशीष बता रहे हैं कि 1 अगस्त, ठीक है, वो तो अब सेव कर दिया, आपके पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बदल भी लूंगा मैं, रीनेम कर लूंगा। तो आप ये काम अगर कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप देखिए, कोचिंग के नोट्स हो या जो किताबें हो, सब यही काम कर रही हैं, एमपीपीएससी के लिख रही हैं। तो पहले पॉइंट को पहले लिख रही हैं, दूसरे पॉइंट को दूसरे नंबर पे लिख रही हैं, तीसरे पॉइंट को तीसरे नंबर पे लिख रही हैं। अरे यार, हम लोग दिमाग से इतने पैदल हो गए हैं क्या? दिमाग से इतने पागलपना हमारे अंदर छा गया है, इतना पशुता छा गया है कि कोई बोल दिया सीधे जाना, तो सीधे अगर पेड़ मिल जाए तो उस पेड़ को ऊपर चढ़ के फिर क्रॉस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा साइड नहीं होंगे। तो फिर हम तर्क वाले प्राणी हैं ही कहाँ? हम तो बिना तर्क वाले प्राणी हो गए हैं, मतलब हम पशु हो गए हैं। तर्क वाला प्राणी तो मनुष्य ही है। तो तर्क हमको लगाना था कि भैया पहले हम क्या करेंगे, नैरो जींस पहन लेंगे और उसके बाद फिर ऊपर से फॉर्मल जूता डाल लेंगे। कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बड़ा कम समय में काम भी हो जाएगा, और ना कुछ टूटेगा फूटेगा ना फटेगा। और इसलिए मैं बोलता हूं कि एमपीपीएससी अपना सिलेबस अपने दृष्टिकोण से जैसे भी दिया है ठीक है, लेकिन एक पढ़ाने वाले, एक पढ़ने वाले को उस दृष्टिकोण पे चलना पड़ेगा कि हमें किस क्रम में पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। अभी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी बात, तो और क्लियर कर लो। कार्य पढ़ोगे तो कार्य आज अभी आपको पता है कि एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्यों है ये आपको पता है। कार्य का मात्रक पढ़ेंगे हम लोग, तो मात्रक क्या है आपको अब पता चल गया है। मात्रक के कितने प्रकार हैं वो पता चल जाएगा। आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ पाओगे कि सर कार्य का एसआई मात्रक ये है, तो क्या इसका सीजीएस मात्रक भी है, इसका एमकेएस मात्रक भी है, इसका एफपीएस मात्रक भी है, या जरूरी है क्या हमें? अब आप उस लेवल पे हो कि मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर मैं पहले ये पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आता कि इसका उपयोग इसमें कैसे है। और इसलिए आप लोगों को मैंने अपना सिलेबस बताया कि मैं कैसे इसको पढ़ाऊंगा। तो मैं आज लिखा हूं मॉड्यूल 2, मैं आज लिखा हूं यहां पे क्या, मॉड्यूल 2। लेकिन
मॉड्यूल 2 मतलब इन्हीं बिंदुओं को मॉड्यूल बोल रहा हूं मैं, तो मॉड्यूल 2 बोला हूं, लेकिन किताब जो एमपीपीएससी के हिसाब से मॉड्यूल 3 है ये, तो मैं एमपीपीएससी के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मैं अपना सिलेबस इसका क्रम को अपने हिसाब से बनवाया हूं, और मेरा जो क्रम आपके पहले पेज पर ही लिखा हुआ है उसी क्रम को ही लेके मैं चलूंगा, और वहीं से मॉड्यूल का नंबर मेरा तय होगा। मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ है, मॉड्यूल 2 शुरू हो रहा है मेरे लिए, और मॉड्यूल 2 का नाम क्या है? गति वेग त्वरण। पहले भी नाम था गति बल एवं गति के नियम, तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। अब थोड़ा हम समझना हमको यह है कि ये जो दिया है गति वेग त्वरण, क्या हमको केवल गति क्या है इसकी परिभाषा पढ़ लेना है, क्या हमको वेग क्या है ये जान लेना है, क्या हमको त्वरण, अगर ये 3 बातें ही जाननी हो तो मैं आने वाले मात्र 15 मिनट में आपको ये तीनों बातें समझा दूंगा और अगले 15 मिनट में उसको लिखवा दूंगा, तो ये मॉड्यूल खत्म। लेकिन फिर जो मैं आपको बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर एमपीपीएससी में शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटीड है। और क्यों गारंटी देता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, सिलेबस का मतलब क्या है, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। फिर आप मुझसे ही पढ़ के बाद में मुझे ही गाली दोगे, नालायक पता नहीं क्या पढ़ा दिया, एग्जाम में कुछ नहीं बनता इससे क्वेश्चन, तो ये काम नहीं करेंगे हम इसको एकदम बारीकी से ही चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो इतना सा फिजिक्स हमको दिया है, ऐसा भी नहीं है कि उसने पूरा 11th 12th बीएससी एमएससी का फिजिक्स दे दिया है, पढ़ के पागल हो जाएंगे हम। इतना ही तो फिजिक्स दिया है, इतना ही तो केमिस्ट्री दिया है, इतना ही तो बायो दिया है, तो क्यों ना हम इसको जितना ये बोला है उतना एकदम अच्छे से पढ़ लें कि सरप्राइज जो एग्जाम में आता है, सरप्राइज हो जाते हैं एग्जाम में, जाके परेशान हो जाते हैं, वो परेशानी यहीं खत्म कर लें। जाके एग्जाम में क्यों परेशान होना है? हर साल बोले कि यार एमपीपीएससी का पेपर 3rd बड़ा टफ है, इसमें अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं क्रैक कर पाऊंगा, यही बिगड़ जाता है। अरे क्यों बिगड़ जाता है? ये तो सबसे प्रिडिक्टेबल है। अगर प्रिडिक्ट करना है तो इसमें प्रिडिक्ट करना सबसे आसान है, क्योंकि हमको पता है कि विज्ञान में ये क्या क्या आना है, इससे ज़्यादा तो कुछ आना नहीं है। और इसलिए हम सिलेबस को पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस नहीं, एक एक मॉड्यूल पढ़ते रहेंगे, उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो देखते रहेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कॉपी नीलेश शर्मा जी के द्वारा लिखी गई पहली कॉपी है, ये पहला क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे। प्रश्न है, किसी भौतिक राशि की बीमा से आप क्या समझते हैं? संभवतः कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस बात को आप बता पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर शुभम राय जी का है, जो कल 11 नंबर के हिसाब से लिखने को मैं बोला था। ठीक है, देख लेंगे इसको। नहीं, शुभम राय का नहीं था, नीलेश शर्मा का ही था वो। उसके बाद ये शुभम राय जी का क्वेश्चन है, इन्होंने 2 पेज भेजा था, लेकिन वो दोनों पेज एक ही था। सही है क्या ऐसा? एक बार मुझे कंफर्म करो शुभम, एक बार कंफर्म करो इस बात को कि ये जो 2 पेज तुम भेजे थे ये दोनों पेज एक ही थे क्या? क्योंकि वो दोनों पेज मेरे पास हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि वो दोनों पेज एक ही हैं। अगर ऐसा है तो ज़रूर बताएं आप मुझे, क्योंकि फिर वो पेज लगाया नहीं मैं, वो दोनों पेज मुझे सेम दिख रहे थे। आशीष बोल रहे हैं, आज तो बोर्ड पर लिखा सिलेबस भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोर्ड पर लिखा सिलेबस आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं सर दोनों अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है, फिर डाउनलोड शायद मैंने एक ही को 2 बार कर लिया होगा। आशीष आप क्वालिटी बढ़ा लो, जो क्वालिटी एप्लीकेशन की एग्जैक्ट क्वालिटी है उस क्वालिटी पर आ जाओ, आप हाई क्वालिटी पर आ जाओ, दिक्कत नहीं जाएगी कहीं भी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या है। आज का पहला टारगेट यही है, सिलेबस को समझ लेना। देखो सिलेबस क्या बोला है, गति, उसने बोला है गति, फिर बोला है उसने वेग, और फिर उसने बोला है क्या, त्वरण। अब थोड़ा आप तर्क लगा के समझो, मैं बोलता हूं ये मानना नहीं है। अगर आप मेरी बातों को, स्वर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मैंने ऑटो पर और 480 दोनों पर करके देख लिया है। ठीक है, मैं देख लूँगा, हो सकता है कि 720 वाला उसमें से या 1080 वाला हट गया हो, तो मैं वो 720 और 1080 वाला उसमें
ऑप्शन में ला दूंगा बोल के। अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखें, क्लास को देखें। तो गति वेग त्वरण, गति वेग त्वरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यार गति में हमको क्या पढ़ना है। क्या हमको इतना ही पढ़ना है कि गति क्या है, गति की परिभाषा पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या है मतलब मैं बोल रहा हूं परिभाषा, क्या परिभाषा पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। वेग जो है, क्या वेग की परिभाषा और मात्रक पढ़ने से हमारा काम चल जा रहा है। वेग का परिभाषा और मात्रक पढ़ लेने से हमारा काम चल जा रहा है। क्या त्वरण का परिभाषा मात्रक पढ़ लेने से हमारा काम चल जाएगा। अगर ये हम सोच लेते हैं कि शायद ऐसा होने से काम चल जाएगा तो ये गलत है। यही चीज़ें फ्यूचर में हमको सरप्राइज देती हैं, यही चीज़ें फ्यूचर में आके हमको सरप्राइज दे देती हैं। हमें इन सरप्राइज से बचना है। क्या किया जाएगा, मैं अब एक एक की बात करूंगा। पहले तो बता दिया कि ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है जिंदगी के लिए। ठीक है, जिंदगी के लिए भले ही ना रहे लेकिन ये मुनासिब नहीं है किसके लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। तो क्या करना है, क्या किया जाए, करते हैं क्या करना है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम तो पहले केवल गति को समझते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलेंगे गति, केवल वो बोला है ना, तो स्पष्ट तो हमको गति दिख रही है। स्पष्टता में, अच्छा पीछे जो मैंने लिखा ये स्पष्ट है, ये सिलेबस में स्पष्ट बात है जो हमको लग रहा है कि हाँ इतना ही पढ़ना है, तो ये स्पष्ट बात है सिलेबस का। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे अस्पष्ट बात की, कि जो अस्पष्ट है वो क्या है, और केवल गति से पहले हम समझेंगे अस्पष्ट क्या है। गति से समझो कि अस्पष्टता कहाँ है, कहाँ हमको बात उसने क्लियर नहीं किया है, और पूछ लेगा तो हमें तकलीफ हो जाएगी। अस्पष्टता कहाँ है, तो ऐसा नहीं पूछ सकता वो कि गति के प्रकार कितने हैं, ये भी तो वो पूछ सकता है कि गति क्या है, तो पूछेगा ही। गति क्या है वो तो पीछे हमने देख लिया, लेकिन गति के प्रकार नहीं पूछ सकता वो, गति के प्रकार भी पूछ सकता है। और जब गति के प्रकार वो पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर वो गति पूछना चाहता है तो हमसे वो दो प्रकार की अवस्थाएं भी पूछ सकता है कि गति अवस्था क्या होती है। हमको ये भी जानना है कि किसी वस्तु की गतिक अवस्था क्या होती है। हमको ये भी जानना है कि किसी वस्तु की फिर विराम अवस्था क्या होती है। और बड़ा ही चौंकेंगे जब मैं इस बात को आप पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि हमको साइंस में ये बातें आती हैं, लेकिन आप एकदम ही परेशान रह जाएंगे कि हमको ये बात भी क्लियर नहीं समझ में आ रही है कि गति अवस्था क्या है, विराम अवस्था क्या है। एक क्वेश्चन कर ही देता हूं लगे हाथों में आप लोगों से, कि अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि क्या गति अवस्था में समय का महत्व होता है, क्या गति अवस्था में क्या विराम अवस्था में समय का महत्व होता है, इसके आंसर देने में हमको हालत खराब हो जाएगी, ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको शुरुआत एकदम हर चीज़ को पढ़ाते हुए चलूंगा, गतिक अवस्था, विराम अवस्था, सरप्राइज का फैक्टर आपको नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी है। गति के प्रकार, अब गति के प्रकार में जब आओगे तो देखो मैं अभी वर्गीकरण नहीं दे रहा हूं, यहां सिर्फ समझा रहा हूं कि गति के प्रकार में तो हम देखते हैं कि एक विमीय गति भी है, एक विमीय गति भी समझना तो है, रटना है तो अलग बात है। एक विमीय गति भी है जिसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसी में द्विविमीय गति भी है जिसको टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, द्विविमीय गति है। इसी में अगर आप जाके देखोगे त्रिविमीय गति है, इसी में आप देखोगे त्रिविमीय गति है। और इनको आपको अपने कॉपी में शुरुआत में ही बनाना है, ये भी ध्यान रखो। कॉपी में बनाना जरूरी है, बोर्ड का फोटो में भले ही भेजूंगा लेकिन कॉपी में बनाना जरूरी है। इन्हीं का नाम, एक विमीय गति का नाम आप सुनते हो सरल रेखीय गति, इसी का नाम आप सुनते हैं सरल रेखीय गति, और कई बार इसी का नाम आप सुनते हैं क्या,
ऋजुरेखी गति, इंग्लिश वाला नाम नहीं लिख रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन, ऋजुरेखी गति, ऋजुरेखीय गति। तो हम जानेंगे कि ये गति क्या है। नहीं जानते तो केवल गति में हम क्या समझेंगे। द्विविमीय गति को आप सुनते होंगे, समतलीय गति। और आज मैं आप लोगों को जो नोट भेजूंगा उसको जरूर पढ़ना है, और उसके लिए मैं 4 दिन या 5 दिन का समय दूंगा। समतलीय गति जितने दिन इसको पढ़ने में लगेगा उतने दिन में उसको कंफर्म तैयार हो जाना चाहिए। उसमें से एक दिन 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो आज होमवर्क में भेजूंगा। आज शाम तक होमवर्क चला जाएगा आपके पास, उस होमवर्क को पढ़ेंगे। आफ्टर 5 डेज उसमें से 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जो मेंस आधारित क्वेश्चन होंगे, प्रीलिम्स आधारित नहीं होंगे। त्रिविमीय गति को हम बोलते हैं आकाशीय गति, इसको हम बोलते हैं क्या, आकाशीय गति। तो ये तो एक विमा के आधार पर हम गति ले रहे हैं, डायमेंशन के आधार पर यहाँ गति ले रहे हैं, दिशाओं के आधार पर। इसके अलावा इसी में तमाम प्रकार के रूप मिल जाएंगे। वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के साथ साथ एक और होता है घूर्णी गति, घूर्णन गति। खैर मेरा मानना है कि घूर्णी गति उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट फिर भी देखेंगे घूर्णी गति थोड़ा बहुत। उसके बाद इसी में आगे मैं पेन बदल लेता हूँ, यहीं लिखता हूँ। घूर्णी गति के बाद हमको इसी में पढ़ना पड़ जाएगा क्या, तो आवर्त गति, आवर्त गति, आवर्त गति। और आवर्त गति के अंदर ही, हालांकि अभी मैं अलग से लिख देता हूं, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। इसी में आप देखेंगे एक और आएगा क्या, जिसको बोलते हैं दोलनी गति, दोलनी गति। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो होंगे हम देखेंगे। अभी मैं सबका नाम लिख के एक बार बता रहा हूँ, दोलनी गति। और इसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है, तो प्रक्षेप्य गति, क्योंकि वहां पर उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। कभी नहीं सुने होंगे कि उपग्रहों को उनकी कक्षा में फेंका जाता है। उपग्रहों को उनकी कक्षा में फेंका जाता है, बोलेगा कौन व्यक्ति जिसको विज्ञान का ABCD नहीं पता है। उपग्रहों को उनकी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उनको हम इसलिए। तो प्रक्षेप्य गति, कम से कम इतनी बातें अगर हम जानते हैं, इत्यादि लगा देंगे तब तो बहुत हो जाएगा। मैं इत्यादि लिख के काट दे रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। मेरा विचार यह है कि गति के बारे में कम से कम इतनी बात हम जानते हैं तो गति समझ में आती है। लेकिन अभी भी स्पष्ट बात नहीं हुई है। क्यों नहीं स्पष्ट हुई है बात, क्योंकि गति के साथ ही साथ आपको मैं एक और कलर लेके यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा बात, कि आपको जब पुराना सिलेबस जाके देखेंगे आप, तो गति में वो गति के नियम बोलता था, यहाँ नहीं बोला है। तो संभवतः हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, गति के समीकरण भी पढ़ना पड़ेगा, गति के समीकरण भी पढ़ना पड़ेगा, और हमको गति के नियम भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। गति के नियम भी पढ़ना पड़ेगा। बल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बल तो हमको स्पष्टता पहले दूसरे मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो गति के समीकरण भी पढ़ना पड़ेगा, गति के नियम भी पढ़ना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक बात के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, और वो बात क्या है, जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व इनर्शिया। अब देखो गति उसने बोल दिया है केवल गति, और उस गति में से मैं अपनी समझ से MPPSC के पुराने पेपर्स और अब तक का अपने अनुभव से मैं इतनी बातें निकाल रहा हूं कि गति जो लिखा है उसमें कम से कम इतनी बातें हमको सामान्य अध्ययन के स्तर पर आनी चाहिए समझ में। अदरवाइज MPPSC जितना भी सिलेबस है उससे हर बार सबसे एक क्वेश्चन तो उठा नहीं लेता है, यह आपको क्लियर कट पता है। अभी प्रीलिम्स आप लोग दिए होंगे, यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण से कोई क्वेश्चन आया, स्वास्थ्य नीति से कोई क्वेश्चन आया, कंप्यूटर वाले चैप्टर में से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आया जो यूनिट 9 है। MP से सारे क्वेश्चन आए, सब हर एक मॉड्यूल से नहीं। उसने सिलेबस दे रखा है, अब उसमें से कहां से क्वेश्चन पूछना है उसकी मर्जी, लेकिन पूछ तो सकता है ना।
और हमको तैयारी करके जानी है तो पूरी तैयारी करके जानी है। अधूरी तैयारी करके जाओगे तो फिर मारे जाओगे युद्ध में। युद्ध में तैयारी पूरी करके जानी है कि अगर वो भाला फेंके तो भाला से भी बच सकें और हम भी भाला फेंक सकें। आपको पूरी तैयारी करके युद्ध में जाना है। आधी अधूरी तैयारी से जाएंगे तो अभिमन्यु की तरह भले ही 7वें गेट पर मारे जाएंगे, लेकिन मारे जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में यह काम करना है कि सिलेबस को समझना है, पूरी तैयारी करनी है। अगर आप 6 गेट की तैयारी करके चले गए हैं अभिमन्यु की तरफ कि 6 गेट को मैं तोड़ दूंगा, तो उससे खुश होने की बात नहीं है। 7वें गेट में आपकी हालत बिगड़ जाएगी और 7वें गेट में तकलीफ हो जाएगा आपके साथ, नहीं तोड़ पाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखेंगे कि और इसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वो ऐड कर लेंगे हम, लेकिन इन बातों को जीएस के स्तर पर हम पढ़ेंगे जो सीधे आपके दिमाग में भेजा जाएगा। कॉपी में तो खैर लिखवाया ही जाता है। तो ये गति को मैं समझता हूं। अब थोड़ी हम आगे बात करते हैं कि और क्या इसने जो बोला है उसका मतलब क्या है। इतनी बात क्लियर कट समझ में आ गई। अब भोंपू तो आज बजाने का मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि भोंपू हटवाया मैंने ही है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा, और टाइप कम से कम यस यस भी नो नो भी कर देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी बातों को क्लियर कट समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम लोग आगे अगर बढ़ें तो आगे जाते हैं तो ये मिलेगा हमको, भारद्वाज जी लग रहा है कि आके चले गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कि वेग जो बोला है इसका मतलब क्या क्या समझें इसको हम। और स्पष्टता वेग में क्या समझना है हमको। तो वेग, अगर वेग हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर वेग हम पढ़ रहे हैं तो स्वभावतः हमको एक बात पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। और एक विद्यार्थी जो बोलता है कि मैं विज्ञान सर पढ़ा ही नहीं हूं कभी और मुझे विज्ञान से बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों विज्ञान देखता हूं तो लोग बोलते हैं कि नानी याद आती है, मुझे तो नानी से भी कोई बड़ा याद आ जाता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि विज्ञान ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको इतना तंग कर सके। विज्ञान में इतना दम ही नहीं है, उसको दम हम ही दे देते हैं क्योंकि हम सही से पढ़ते ही नहीं हैं। तो अगर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विद्यार्थी को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि विस्थापन क्या है। अगर उसको विस्थापन क्या है नहीं पता है, विस्थापन के बारे में उसको नहीं पता है, तो वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि वेग क्या है। क्योंकि मैं वेग को आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगा। वेग की आप किताबों में एक परिभाषा मैं आपको वो परिभाषा एग्जैक्ट महसूस करवाऊंगा। देखिएगा 3 परिभाषाएं वेग का लिखवाऊंगा और तीनों क्लियर कट समझ में आएंगे। लेकिन जैसे शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे चलता है, वैसे ही कोई तैयारी करने से पहले भी एकदम जो पॉइंट लिखा हुआ है सिलेबस में वही पढ़ोगे नहीं आएगा। 2 कदम पीछे हटके उसका बैकग्राउंड बना लो, माहौल बना लो, और माहौल बनाने के बाद फिर आगे बढ़ोगे तो मजा आएगा। और इसलिए मेरे हर लेक्चर का जो पहला लेक्चर होता है, हर अध्याय का पहला लेक्चर माहौल ही रहता है। उसमें मैं माहौल ही बनाता हूं कि माहौल बन जाए एक बार, उसके बाद तो बात क्लियर हो जाएगी। तो वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, इससे मुझे ये बात क्लियर कट स्पष्ट समझ में आ रही है कि मुझे यहां दूरी भी जाननी जरूरी है, मुझे यहां विस्थापन भी जानना जरूरी है। दूरी और विस्थापन मुझे क्लियर कट पता है तो मैं वेग को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा। और बड़ा मजेदार बात है कि अगर वेग आपको नहीं पता, विस्थापन समय नहीं पता, तो ये गति आपको समझ में नहीं आएंगी। और अब आपको समझ में आएगा कि पहले मैं आपको नैरो जीन्स क्यों पहनवाया, क्योंकि फैशन में आप लोग नैरो जीन्स ही पहन रहे हैं। तो नैरो जीन्स पहले इसलिए पहनवाया, मतलब पहला चैप्टर इसलिए वो मैंने बनाया क्योंकि अब आपको मैं लिखवाऊंगा कि वेग एक सदिश राशि है। मैं बोलूंगा कि वेग एक सदिश राशि है तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि अच्छा वेग सदिश राशि है, मतलब इसका मतलब क्या है। मैं आपको इसके साथ ही जुड़ा हुआ चाल भी समझा दूंगा। तो चाल में लिखवाऊंगा कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। तो आपको बड़ा क्लियर कट समझ में आएगा कि चाल अदिश राशि है मतलब क्या है। प्लस
मैं आपको इस लेवल पर लेके आ गया हूं कि आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना भी सीख जाओगे। मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे मुझे भी ठीक लगेगा, अदरवाइज सिर्फ वन वे जब क्लास चलेगी मज़ा नहीं आता है। आप लोग जब क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो फिर क्लास का मज़ा ठीक आता है मुझे भी। तो इसलिए आपको ये बात समझनी है कि वेग में हम लोग कम से कम इतनी बात तो ज़रूर करेंगे, और वेग केवल इतनी बात करेंगे तब भी ठीक नहीं है। हम थोड़ा ये भी समझ लेंगे कि वेग के प्रकार क्या हैं। वेग के प्रकार समझेंगे तो चाल के प्रकार भी आ जाएंगे। तो वेग के प्रकार भी हम देख पाएंगे कि वेग के प्रकार होते हैं क्या। तो एक समान वेग देखेंगे, एकदम दिमाग में आपको छपवा दूंगा मैं कि क्या होता है। एक समान वेग, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, सेम यही चीज चाल में भी होती हैं। औसत वेग और एक होता है परिवर्ती वेग। परिवर्ती जो बदलता रहता है, परिवर्ती वेग। हम लोग देखेंगे पूरा इसको बेसिक तौर से मैं बता रहा हूं। कम से कम इतनी बात अगर पढ़ के हम जाते हैं तो हम बातों को समझ पाएंगे कि हाँ, वेग का मतलब फिर हम अपने लेवल पे गलत नहीं है कहीं, क्योंकि हमने वेग के बारे में पूरी डिटेलिंग करके गए हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है। तो वेग के बारे में जब पढ़ेंगे तो इतनी बातें हमें आएंगी। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्वरण की। देखो, त्वरण जो यहां दिया हुआ है, त्वरण जो यहां दिया हुआ है, इस त्वरण में एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है यहां पे, एक्सेलरेशन लोग बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलो। तो एक्सेलरेशन में सबसे पहली बात कि अगर वेग आपको नहीं आता, वेग नहीं आता तो 100% आपको त्वरण आएगा ही नहीं। त्वरण है ही क्या, तो त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर बोलते हैं लोग। मैं आपको दर भी समझाऊंगा, दर का मतलब क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर, या इसी को हम ये बोलते हैं कि वेग बटा में समय। सीधी बात हम करेंगे तो बोलेंगे वेग बटा में समय। देखिए, वेग नहीं पता रहता तो हमको त्वरण समझ में आता ही नहीं। तो हम त्वरण देखेंगे, त्वरण क्या है। उसके बाद हम उधर विस्थापन चाल तो देख ही लिए हैं। हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, या वेग में नकारात्मक परिवर्तन क्या होता है। त्वरण ध्यान रखेंगे, वेग में परिवर्तन है लेकिन सकारात्मक है। सकारात्मक है, या इसी को आप बोले धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक परिवर्तन है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसी वेग में जब नकारात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन होगा, नकारात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा, तो ये ऋणात्मक परिवर्तन तब त्वरण नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाता है, एक अलग नाम कहलाता है इसका, मंदन, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो हम ये भी पहलू समझेंगे, साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि त्वरण जो होता है, त्वरण के भी क्या प्रकार हैं। त्वरण के प्रकार को भी समझ लेंगे कि हमें कहीं कोई उलझन हो ही नहीं। त्वरण का प्रकार क्या है ये भी समझेंगे। इतनी बातें लगभग अगर हम समझेंगे, प्लस हम थोड़ा इनका उपयोग भी देखेंगे कि एग्जैक्ट इसका उपयोग कहाँ है, दैनिक जीवन में किधर इसका उपयोग होता है, कहाँ इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो इस टाइप की बातें जब हम कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि त्वरण की बात भी हमको क्लियर कट समझ में आ गई है। आप बोलेंगे सर त्वरण के प्रकार क्या होंगे, थोड़ा अभी बता दे तो बढ़िया रहेगा। यही रहेगा, एक समान त्वरण, औसत वे औसत त्वरण, परिवर्ती त्वरण। और ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका भी, एक समान चाल, असमान चाल, परिवर्ती को ही असमान बोलते हैं, और औसत चाल। तो इन बातों को भी हम देखेंगे। और उसके बाद एक्सेलरेशन अगर हमने समझ लिया है, इतनी बात इनको जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से होगा। ये तो मैं आपको एक सिलेबस पर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब सिलेबस जो पढ़ना है अगर वो हमको नहीं पता है तो हम अपने साथ ही बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एटलीस्ट जो हमको पढ़ना है वो तो हमको पता होना ही चाहिए। अगर वही नहीं पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, आंसर किए जा रहे हैं,
आज एक प्रचलन चल गया है कि 3 नंबर का, 5 नंबर का, 11 नंबर का डायरेक्ट ही लिखवा के पढ़ा दिया जाए। अरे यार, हम दिमाग से इतने पैदल हो चुके हैं क्या कि अपने मन से नहीं समझ पाएंगे कि 10 शब्द क्या होता है। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी, टीचर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। कब जरूरत पड़ेगी? जब पूरा पढ़ लिए हैं तो टीचर समझाएगा कि आपको किससे, क्योंकि वो टीचर मतलब कि पहले पेपर दिया हुआ है, उसने पेपर कैसे लिखा गया, कैसे लिखा जाता है वो जानता है, तो आपको बता देगा कि कैसे आपको, अब जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, बस वो समझा देने के बाद तो आप खुद ही लिख पाओगे। नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए। ये 3, 5, 11 करते हैं तो लाइफ 3, 5, 11 बन जाती है, मेरा मानना ये है, बाकी सबका अपना अपना मानना है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा बात अन्य, इसके अलावा कुछ अन्य की भी बात कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो अन्य क्या? अन्य में जब हम गति के समीकरण और गति के नियम भी पढ़ेंगे ही, हम गति के समीकरण और गति के नियम, इनको जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप में ये यहाँ से कुछ बातें निकल के आएंगी। और वो बातें क्या निकल के आएंगी? ये बातें निकल के आएंगी कि भैया संवेग क्या होता है, भैया आवेग क्या होता है, संवेग क्या है, आवेग क्या है, ऐसी कुछ बातें और भी आएंगी। तो इसलिए मैं अन्य या इत्यादि इसको किया था। अन्य कुछ बातें भी ऐसी जो आएंगी क्लास को पढ़ते समय, जो हमारे समझ को प्रभावित करेंगी, उनको प्रभावित नहीं करने देंगे, बल्कि नोट डाल के उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक सारांश के तौर पर इस मॉड्यूल के बारे में समझ गए हैं कि ये मॉड्यूल क्या है। और अब जाके आप पुराना नया सिलेबस एक बार फिर देखो, एक बार पुराना और नया सिलेबस फिर आके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि पुराने सिलेबस में बोलता था गति, बल एवं गति के नियम, और अभी क्या बोला है? गति, वेग, त्वरण। तो क्या पहले वेग त्वरण नहीं पढ़ते थे? पहले वेग त्वरण नहीं पढ़ते थे क्या? अभी भी पढ़ना पड़ेगा। बल उसने स्पष्टतः ऊपर दे दिया है, बस इतना अंतर है। गति के नियम अभी भी पढ़ना है। आवेग, संवेग पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। मतलब ये पॉइंट पूरा हुआ इसमें है। सिलेबस जो लोग बोल रहे हैं कि 100% भी बदल गया, वैसा कुछ नहीं है। सिलेबस में बोलने का तरीका बदल दिया है और कुछ ऐड ऑन तो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोलो भैया, इतनी बात सबको समझ में आ गई जो अभी मैंने किया? अब हम लोग पहले आप लोगों का जो आंसर राइटिंग है उसको देख लेते हैं। जो आप लोगों ने आंसर लिखा है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, और आंसर पे चर्चा करने के पश्चात अपने समय को देखते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आज हम लोग देख लेते हैं फटाफट कॉपी को जो आप लोगों ने लिखा है। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। किसकी कॉपी से शुरुआत कर लें? हम लोग शुरुआत कर लेते हैं नीलेश शर्मा जी की कॉपी से। इनकी कॉपी आप लोगों को थोड़ी कम क्लियर दिखाई दे रही होगी, और इसका कारण क्या है कि ये ब्लू रंग में है। अब इन्होंने, मुझे लग रहा है कि मोबाइल से ही ब्लू कर दिया होगा, और मोबाइल के कारण ब्लू होने से ये आपको थोड़ी कम क्लियर दिखाई दे रही होगी। और इसलिए सर मेरे आंसर नहीं लगाए हैं बोर्ड पे, आपका आंसर बाद में आया और उस समय मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाया, या पहले ही आया, शायद आपका पहले ही था, कर लेंगे।